हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर आसिफ खान एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो। एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एंड आप लोग जानते हो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एकेडमिक्स एज वेल एज नीट में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है। यानी बहुत सारे क्वेश्चंस किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया पे बेस्ड होते हैं। सो इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को हम लोग इस मोटो से कवर करेंगे कि ये एकेडमिक्स तो कवर करे प्लस आपके नीट एग्जामिनेशन पे जो बेस्ड क्वेश्चन है इन चैप्टर से रिलेटेड वो भी कवर्ड हो। सो मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं विद द फर्स्ट किंगडम, दैट इज किंगडम मोनेरा, क्योंकि किंगडम मोनेरा से ही आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है। एंड वैसे भी जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4, 5 एंड 3 डोमेन दैट इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें अप्रूवल तो आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही मिला है। इट मीन्स कि जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं फॉर द एंटायर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, दैट क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। सो आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट किंगडम है दैट इज किंगडम मोनेरा। एंड मोनेरा के लिए इंटरेस्टिंग क्या है, मोनेरा को मोस्ट प्रिमिटिव एंड द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ माना जाता है। आज भी ओरिजिन ऑफ लाइफ अगर आप स्टडी करो, ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज पुट की, बहुत सारी बातें बताई। तो लेट्स स्टार्ट विद किंगडम मोनेरा विद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड अगेन मैं एक चीज आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितना ये इंपॉर्टेंट एकेडमिक्स के लिए है उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है, नीट एग्जामिनेशन के लिए है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक्स पे वो आपसे मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम मोनेरा। मैंने एक डायग्राम लिया है बैक्टीरिया का टू एक्सप्लेन यू द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया which is a part of Monera, as Monera includes the most primitive and the earliest form of life। यानी ये चीज तो क्लियर है ना कि मोस्ट प्रिमिटिव यानी सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, उसे किंगडम मोनेरा में ही प्लेस किया गया था। एंड आप जानते हैं वो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जिसको हम मोस्ट प्रिमिटिव एंड मोस्ट अर्लीस्ट फॉर्म मानते हैं, दैट ऑर्गेनिज्म वाज साइनोबैक्टीरिया। सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया आया, उसके बाद बैक्टीरिया आया था। तो इसीलिए किंगडम मोनेरा को मोस्ट प्रिमिटिव एंड मोस्ट अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ में जो ऑर्गेनिज्म है वो किंगडम मोनेरा में है। किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑल prokaryotic organism, hence the term prokaryota is also given to kingdom monera। and ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। it includes all prokaryotic organisms, hence the term prokaryota given to this kingdom also। तो इस किंगडम को प्रोकैरियोटा भी बोला जाता है। ओके, द टर्म प्रोकैरियोटा गिवन टू दिस किंगडम। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इंडिकेट्स दैट दे आर यूबिक्यूटस। एंड यूबिक्यूटस का मतलब ही होता है, दैट मीन्स कि दे आर फाउंड इन ऑल द हैबिटेट्स। अब इस चीज को भी आपको याद रखना है, हैबिटेट चाहे एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, अल्ट्रा लो टेम्परेचर हो या अल्ट्रा हाई टेम्परेचर हो, क्योंकि जो थर्मो एसिडोफाइल्स हैं वो 80 डिग्री अबव टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर लेते हैं। एंड सिमिलरली थर्मो एसिडोफाइल हाईली एसिडिक मीडियम में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो, ऑलमोस्ट बैक्टीरिया आपको सभी हैबिटेट में मिल जाता है। दैट्स व्हाई द टर्म यूबिक्यूटस गिवन टू
the ubiquitous term given to this kingdom Monera because organisms are found in all the habitats. ओके अब इस टर्म को भी आपको याद रखना है क्योंकि ये टर्म आगे भी बहुत यूज होगा। तो यूबिक्यूटस का मतलब फाउंड इन ऑल द हैबिटेट। सो एज आई टोल्ड यू कि इट इंक्लूड्स ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब है ना कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्लस इट्स अ प्रोकैरियोट, इट सिंपली मींस कि इट इंक्लूड्स ओनली द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स along with ribosome and the genetic material like nucleoid. Means no nucleus, no membrane bound organelles. जब organelles भी present नहीं है, सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है एंड वो भी साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम एंड न्यूक्लियोइड के ऊपर बेस्ड। इस स्ट्रक्चर में भी आप देख रहे हो ना, सिर्फ साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोइड है। दिस इज द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया which indicates कि entire bacteria shows a very little morphological differentiation। बहुत ज्यादा इनके external features में, इनकी morphology में changes नहीं आ सकते क्योंकि ये simple organization है, simple organism है। okay? even membrane bound organelles भी absent है, तो that's why they show very little morphological differentiation। Okay, so these are the characteristic of kingdom Monera। so इस Monera की कैटेगरी में जो मेन स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, पहले इस ट्रायग्राम के थ्रू वो स्ट्रक्चर भी हम लोग समझ लेते हैं ताकि आगे जब इसकी हम क्लासिफिकेशन कवर करें तो क्लासिफिकेशन में जितने भी क्लास आप पढ़ोगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो जितनी भी क्लास आप पढ़ोगे इन द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा ऑलमोस्ट सबका स्ट्रक्चर एक दूसरे से रिजेंबल करेगा। तो हम एक स्ट्रक्चर अगर समझ लेंगे तो बेनिफिट क्या मिलेगा? ऑलमोस्ट सारे और जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो समझ में बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, सो इस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको कवर करना है, सो दिस इज अ फ्लूइड पोर्शन, द फर्स्ट कंपोनेंट साइटोप्लाज्म, बिकॉज इट लैक्स न्यूक्लियस, इट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो साइटोप्लाज्म ओनली कवर्स द न्यूक्लियोइड पोर्शन। न्यूक्लियोइड मीन्स द डीएनए पोर्शन ऑफ बैक्टीरिया, तो दिस इज न्यूक्लियोइड और द डीएनए, क्योंकि जहां पे ये जेनेटिक मटेरियल असेंबल होता है उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं या बैक्टीरियल डीएनए बोलते हैं। अब ये जो थर्ड कंपोनेंट है जिसको मैंने ब्लू मार्कर से मार्क किया है, द थर्ड कंपोनेंट, एंड दिस कंपोनेंट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दैट स्ट्रक्चर इज सेल वॉल। So the fourth component is cell wall. Apart from these four components, okay, apart from these four components, और क्या दिख रहा है आपको? ये tail like structure है which helps in movement, flagella, ये कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया में एब्सेंट भी होता है। तो फ्लैजेला अगर प्रेजेंट है तो इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन, एंड ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो हेयर लाइक प्रोजेक्शन, दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज पाइलस। तो दिस इज द सिक्स्थ स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पाइलस, एंड पाइलस भी हेल्प करता है इन लोकोमोशन, इन मूवमेंट। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के बाद इसमें एक और जो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है वो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज राइबोसोम्स। तो ऑलमोस्ट जितने भी बैक्टीरिया हम लोग क्लासिफिकेशन में कवर करेंगे किंगडम मोनेरा के, सबके स्ट्रक्चर में आपको बेसिक सिमिलैरिटीज दिखेंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन आपको नहीं दिखने वाला। सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। So classification of Monera
एज मोनेरा इंक्लूड्स 2 मेजर ग्रुप, बट हम लोग वो सारे ग्रुप्स कवर करेंगे जो मोनेरा से बिलोंग करते हैं। ओके, तो मोनेरा इंक्लूड्स द 5 मेजर ग्रुप्स। द फर्स्ट वन इज आर्केबैक्टीरिया, the second one is eubacteria, the third one is actinomycetes, and the fourth one is mycoplasma. Fourth is mycoplasma. ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ लिविंग वर्ल्ड है, ये भी आपको याद रखना। देखो वैसे ही आप नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, लाइक माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। एंड द फिफ्थ वन इज, अभी हालांकि इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। द फिफ्थ वन इज रिकेट्सिया। सो दीज आर द 5 क्लासेस, 5 ग्रुप्स जो किंगडम मोनेरा में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो इसमें भी यूबैक्टीरिया की 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, एंड दैट 2 कैटेगरीज आर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको और बता दूं, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से या एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आर्केबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस आपको आर्केबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया से मिलते हैं। बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको माइकोप्लाज्मा को भी इंपॉर्टेंस देना है। एक्टिनोमाइसीट्स एंड रिकेट्सिया पे क्वेश्चंस बहुत ना के बराबर आते हैं, तो एम और टारगेट हमारा यही होगा कि हम आर्केबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया को बहुत अच्छे से कवर करें along with mycoplasma. So let's start with characteristic feature of archaebacteria and its classification, क्योंकि मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको हम मिस नहीं कर सकते। तो आर्केबैक्टीरिया को मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ माना जाता है, एंड ये चीज प्रूवन भी है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी बात में, अपनी थ्योरीज में ये चीज पुट की है कि आर्केबैक्टीरिया से पहले यूबैक्टीरिया आया है, एंड आर्केबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया से ही इवॉल्व्ड है, बट स्टिल आर्केबैक्टीरिया को मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म माना जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्केबैक्टीरिया। ओके, ये स्ट्रक्चर में इसलिए अभी रब नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सारे बैक्टीरियाज में ऑलमोस्ट कॉमन है। जो लिटिल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन है वो हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सो द फर्स्ट ग्रुप ऑफ किंगडम मोनेरा इज आर्केबैक्टीरिया। So Archaebacteria is the most primitive and the earliest form of life. So it is the most primitive and earliest form of life. Number 2, they are found in mainly जो भी आर्केबैक्टीरिया है, चाहे मिथानोजेंस हो, चाहे हेलोफाइल्स हो या थर्मोएसिडोफाइल्स हो, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में। तो दे आर मोस्टली फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग एंड फ्लडी राइस फील्ड मार्शी एरियाज, इवन इन द इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोरस एनिमल। तो हैबिटेट इसका क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे इसका प्रोसेस भी बेस्ड है। ओके, तो दे आर मोस्टली फाउंड इन They are mostly found in floody rice field. Habitat आपको बहुत अच्छे से याद रखना है आर्केबैक्टीरिया का, तो इट इज flooded rice field. Okay. मार्शी एरियाज, जहां बिल्कुल दलदली एरिया होता है, एंड मार्शी एरियाज के अलावा द इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोरस एनिमल, and even hot sulfur spring. So ये highly
जो एसिडिक कंडीशन है या हाई टेम्परेचर पे भी आर्के बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है। ओके, सो हाउ दे डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करें विद द आर्के बैक्टीरिया तो देयर इज ओनली वन डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? अगर ये स्ट्रक्चर हम यू बैक्टीरिया का मान लें तो यू बैक्टीरिया में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अगर ये स्ट्रक्चर यू बैक्टीरिया का हम मान के चले तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस। ओके, बट आर्के बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन इज एब्सेंट ऑन द सेल वॉल। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड non-cellulosic polysaccharide, and this is the major difference या major characteristic which differentiates between archaebacteria and eubacteria. Okay, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखना है। They differ from eubacteria in the absence of पेप्टिडोग्लाइकेंस इन द सेल वॉल। यानी आर्के बैक्टीरिया के सेल वॉल पे पेप्टिडोग्लाइकेंस एब्सेंट है। तो सेल वॉल बनता किससे? इसमें सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल को जो कंपोजिशन है इसमें जो फर्स्ट कंपोजिशन है दैट इज प्रोटीन। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड, बिकॉज इसमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता तो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड। बात समझ रहे हैं ना आप? इसमें सेलुलोज भी नहीं होगा वरना सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है, बट यहां पे ये नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड से बनेगा। एंड इसमें जो सेल वॉल की आउटर लेयर है वहां लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रांच्ड चेन लिपिड्स are also associated with the cell wall. So this is the characteristic of archaebacteria। क्योंकि eubacteria की अगर हम बात करें तो cell wall is made up of peptidoglycans and archaebacteria में cell wall is made up of protein, non-cellulosic polysaccharide and branched chain lipids। अब आर्केबैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट क्लास, थ्री इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, मिथैनोजेंस, हैलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। सो द फर्स्ट ग्रुप इज मिथैनोजेंस। एंड मिथैनोजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? ये नेम से ही सजेस्ट हो रहा है। मिथैनोजेंस मीन्स द मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं एक बहुत सिंपल सा आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं। मिथैनोजेंस वो बैक्टीरिया है, वो ग्रुप है किंगजो मोनरा का जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। और मीथेन गैस प्रोड्यूस होने का मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोगैस, क्योंकि बायोगैस में 60 to 65% कंपोजिशन इज मीथेन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बायोगैस माना जाता है। एंड बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है, ये चीज अगर आपने पढ़ा है तब तो ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है, बायोगैस इज फॉर्म्ड बाय काउ डंग एंड वाटर इन इक्वल प्रोपोर्शन, यानी 1:1 का रेशियो लेके चलना है, तब इसमें मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। और वो होता कैसे है, ये अंडरस्टूड है कि इस काउ डंग में ही वो मिथैनोजेंस प्रेजेंट होंगे, वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे जो इस काउ डंग एंड वाटर को रिएक्ट करेंगे एंड मीथेन गैस को रिलीज करेंगे। यानी कुछ साइंटिस्ट ने इस बात को माना है कि मिथैनोजेंस जो प्रोसेस करता है वो स्पेशल टाइप ऑफ फर्मेंटेशन है, क्योंकि यहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन ही हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा तभी तो मीथेन प्रोड्यूस्ड होगा। तो इस चीज को हम लोग बहुत सिंपल कैरेक्टरिस्टिक की फॉर्म में समझेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस which is produced by methanogens and it is one of the most important component of biogas. So let's understand methanogens.
तो मिथानोजेंस का सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शायद इसके लिए हार्मफुल भी है, क्योंकि मिथानोजेंस को ऑब्लिगेट एनारोब्स माना जाता है। ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब क्या हुआ? अब एनारोब्स है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सरवाइव नहीं कर सकता, यानी लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कैन किल द मिथानोजेंस। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव नहीं कर सकता। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्क्राइब मिथानोजेंस। नंबर 2, दे आर फाउंड इन, क्योंकि ये मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, तो ये अंडरस्टूड है जो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो दे आर फाउंड इन काउ डंग, यानी इन द इंटेस्टाइन ऑफ herbivores animals, flooded rice field, okay, and marshy areas, okay। तो ये इन सब एरियाज में, इन सब हैबिटेट में मेनली काउडंग को ही मैं यूटिलाइज करूंगा। तो ये करेगा क्या? ये बैक्टीरिया ये परफॉर्म करेगा एक स्पेशल फर्मेंटेशन, और ये स्पेशल फर्मेंटेशन में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस प्रोसेस में भी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्पेशल फर्मेंटेशन। एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा? जैसे ही ये स्पेशल फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा मीथेन गैस। एंड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, मीथेन गैस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। क्लियर? सो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या था? ऑब्लिगेट एनारोब्स, इट मींस कि लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कैन किल द मिथानोजेंस। हैबिटेट, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो हैबिटेट आपको सबसे पहले यही याद रखना है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। दैट्स व्हाई काउडंग आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। हाँ, फ्लडेड राइस फील्ड, मार्शी एरियाज में भी मिथानोजेंस इजीली मिल जाते हैं। एंड इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है स्पेशल फर्मेंटेशन, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें मिथानोकोकस बैक्टीरिया आर द इज द बेस्ट एग्जांपल। सो द सेकंड ग्रुप इज हेलोफाइल्स, एंड हेलोफाइल्स के लिए भी आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि हेलोफाइल्स एरोबिक भी सरवाइव कर सकता है एज वेल एज एनारोबिक भी सरवाइव करता है। तो दे आर फाउंड एज एरोब्स एज वेल एज एनारोब्स। तो मैं फाउंड एज एरोब्स एंड एनारोब्स, यानी ये एरोबिकली भी सरवाइव करेगा, एनारोबिकली भी सरवाइव करेगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी सरवाइव कर सकते हैं, एब्सेंस में भी सरवाइव कर सकते हैं। हेलोफाइल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, दे लिव इन हाईली सेलाइन कंडीशन। यहां जहां बहुत सॉल्टी एरिया हो वहां पे ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा। दे लिव इन हाईली सेलाइन कंडीशन। एंड इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जैसे ही हाई लाइट इंटेंसिटी होती है, लाइट की इंटेंसिटी जब बहुत ज्यादा हो और जब ये हेलोफाइल्स पे पड़ती है तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक पर्पल कलर का पिगमेंट डेवलप करता है, और ये पिगमेंट एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो बस एक छोटा सा ही डिफरेंस है ना, सिर्फ मेम्ब्रेन पे एक पर्पल कलर्ड मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगा, और ये पर्पल कलर्ड मेम्ब्रेन जिसको पिगमेंट्स भी बोला जाता है ये प्रोड्यूस करता है एटीपी। ओके, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडर हाई लाइट इंटेंसिटी they developed purple colored membrane
and produce ATP. एग्जाम्पल इसका Halococcus. Okay. Now the third group is Thermoacidophilus. So Thermoacidophilus के लिए भी एक बेस्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है? Those bacteria, thermo का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, those bacteria who can live in high temperature as well as high acidic medium. तो Thermoacidophilus का मतलब ही हो गया those bacteria which live in high temperature and highly acidic medium. तो ये 2 कंडीशन है इसकी सर्वाइवल की। अब इसमें जो कंडीशन आप देख रहे हो हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिक मीडियम, ये कंडीशन सिर्फ आपको एक ही हैबिटेट मिल सकती है, दैट इज हॉट सल्फर स्प्रिंग। तो ये हो गया इसका हैबिटेट। अब इस हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में ये जो बैक्टीरिया है थर्मोएसिडोफाइलस, ये एरोबिकली भी सर्वाइव कर सकता है एज वेल एज एनारोबिकली भी सर्वाइव करता है। तो दे लिव हियर एज एरोबिक एंड एज वेल एज एनारोबिक। बट अब डिफरेंस क्या आएगा? अगर ये एरोबिक सर्वाइव करेगा, एज एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये सर्वाइव करेगा, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा? जो सल्फर स्प्रिंग्स में सल्फर होंगे, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। तो जैसे सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा तो सल्फर बिकम्स सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। बट जैसे ही एनारोबिक कंडीशन डेवलप होगी, एनारोबिक में क्या होगा? ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होगा? सल्फर रिड्यूस्ड हो जाएगा और रिड्यूस्ड होके ये रिड्यूस टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि रिडक्शन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन करेगा। ओके। और ये एक इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको प्रिपेयर करना है फॉर द थर्मोएसिडोफाइलस। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ आर्केबैक्टीरिया एंड आई होप ये मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।